हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। तो इस सेशन में मैं आपके साथ लेके आई हूँ ग्लाइकोलिसिस सिंप्लीफाइड, यानी कि हम ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है, उसको समझेंगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका कोई ट्रिक समझ लो, इसका निमोनिक, हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट एकदम स्टेप वाइज। हर स्टेप में क्या चेंज हुआ, कोई एंजाइम एक्ट कर रही है तो उसका क्या रोल है, हर चीज को डिटेल में ऐसे समझेंगे कि बस आप कभी ग्लाइकोलिसिस भूलोगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ठीक है, ग्लाइको का मतलब है शुगर, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स बेसिकली, और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उनका ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब ये जो पाथवे है ये रेस्पिरेटरी पाथवे है, हमें पता है, और होता कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एम्बिडन, मेयरहॉफ एंड परनास। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। एम्बिडन, मेयरहॉफ एंड परनास, ये तीन साइंटिस्ट ने हमें ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दिया था, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया ईएमपी पाथवे। तो इसके अंदर क्या हुआ, मोनोसेकेराइड्स की ब्रेकडाउन होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। ये रिएक्शन, पूरा प्रोसेस जो है वो कहां चलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है, बट इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। पार्शियल क्यों? क्योंकि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो ना ग्लूकोज की, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक शुगर है, अगर उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। पर इनकम्प्लीट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पाथवे में ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से एक 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि पायरुवेट है, उसमें कन्वर्ट होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो इसीलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब ये हमारे जो प्लांट्स है ना, उनके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। देखो, ग्लूकोज जो है वो फूड बना, बट वो स्टोर कर लिया प्लांट ने किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। बट ग्लाइकोलिसिस तो सिंपल शुगर पे होनी है, और हमारा सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, तो सुक्रोज पे तो हम ग्लाइकोलिसिस नहीं करा सकते क्योंकि वो मोनोसेकेराइड नहीं डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो पहले उस सुक्रोज को तोड़ा जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा मोनोसेकेराइड्स में। तो सुक्रोज पे इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करके उसको किस में ब्रेक करेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर इस ग्लूकोज पे हम ये 10 स्टेप रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस की वो चला सकते हैं, और आगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनेगा। अब ये मैंने जैसे बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो है 10 स्टेप रिएक्शन। इस 10 स्टेप रिएक्शन के दो फेजेस हैं। एक ऐसा फेज जिसके अंदर एटीपीज यूज होंगे, यानी एटीपीज को कंज्यूम किया जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और दूसरा फेज ऐसा है जिसमें एटीपी बनेंगे, यानी एनर्जी जनरेट होगी। तो दो फेजेस कौन से हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज और एनर्जी फॉर्मिंग फेज। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली रेस्पिरेशन का काम क्या होता है कि फूड से एनर्जी जनरेट कराना। तो ग्लाइकोलिसिस में भी जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी जनरेट करवाना ही पर्पस है, बट इट्स पार्शियल, अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है ये। चलिए अब शुरू करें स्टेप वाइज। 10 स्टेप रिएक्शन मैंने बोला, दो फेजेस, एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी फॉर्मिंग। तो पहले हम एनर्जी कंज्यूमिंग फेज पढ़ेंगे कि कौन से स्टेप्स में एनर्जी यानी एटीपीज यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया। अब वो 6 कार्बन वाला एक शुगर है, ये इसका हेक्सागोनल जो हेक्सोस स्ट्रक्चर है, हेक्सोस शुगर है 6 कार्बन वाला, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ मेरे पास है 6 कार्बन। ठीक है, इस 6 कार्बन पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जब ग्लूकोज पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने एक्ट किया ना, तो क्या किया इसने, जो हमारा एटीपी था, अब एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट है उसके पास। पर जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम थी उसने उस एटीपी को तोड़ दिया, उसमें से एक फॉस्फेट निकाल लिया। अब वो क्या रह गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट उसने अलग से निकाल लिया। वो एंजाइम ने जो एक फॉस्फेट निकाला था ना, वो कहां लगा दिया, इस ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे, 6th नंबर कार्बन पे लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। अब वो फॉस्फेट ग्रुप मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, बट इट्स PO3 2 नेगेटिव। मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, पी से। हमारी कन्वीनियंस के लिए, समझ के लिए उसको सिर्फ पी से डिनोट कर दिया।
ठीक है। तो ये जो 6th कार्बन था, मैंने इसको ओपन लीनियर वे में लिख लिया है, 6th कार्बन पे लग गया ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब बन गया, क्योंकि अब उस ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट लगा है तो उसको क्या बोल देंगे हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब उसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हुई आइसोमराइजेशन, मतलब उस पे एक एंजाइम ने एक्ट किया जो थी फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। इस एंजाइम ने बेसिकली क्या किया, हमारा जो ग्लूकोज था ना उसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज क्या है, ये एक एल्डोस शुगर है, यानी इसके अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO। बट जो फ्रक्टोज है वो है कीटोस शुगर, यानी उसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपस में क्या थे, आइसोमर्स थे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब आइसोमराइजेशन हुई उससे बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बस ये CHO की जगह CO ग्रुप आ गया और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे फिर से एक काइनेज एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ने फिर से एक्शन किया। उसने फिर से क्या किया कि ATP को तोड़ दिया, उसमें से एक फॉस्फेट फिर से चुरा लिया और कहां लगा दिया, इस फॉस्फेट 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, उसके फर्स्ट कार्बन पे भी इसने फॉस्फेट लगा दिया। यानी कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फिर से फॉस्फेट लग गया, तो वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट वाला बाईफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट भी बोल देते हैं। तो यानी अब इसके जो 6th कार्बन तो था उस पे तो फॉस्फेट था, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे भी क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन दोनों पे क्या लग गया हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप। ATP टूटा, उसमें से एक फॉस्फेट आया और कहां लग गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे, तो वो क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब उसके बाद एक एंजाइम आई एल्डोलेस, उस एल्डोलेस ने इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ दिया। अब ये 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड था, 6 कार्बन वाली शुगर थी। ठीक है, उस कंपाउंड को, 6 कार्बन वाले कंपाउंड को इसने 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में तोड़ दिया। क्या करवा दी इसने, यहां हुई हमारे पास क्लीवेज। कौन सी एंजाइम ने कराई, एल्डोलेस एंजाइम ने। 3-3 कार्बन वाले 2 मेरे पास कंपाउंड बन गए। अब वो 2 कंपाउंड कौन से थे, एक था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक एल्डिहाइड वाला कंपाउंड बन गया जिसमें CHO ग्रुप है, और एक कीटोन कंपाउंड, एसीटोन है यानी कीटोनिक ग्रुप है उसके अंदर, तो इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मेरे को देखने को मिलेगा। अब इनकी खास बात क्या है कि ये आपस में आइसोमर्स हैं, यानी एक जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का, अगर इसकी क्लीवेज से मेरे पास ये 2 बने और एक जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, तो सपोज मेरे पास एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक तो वैसे का वैसे है, अब अगर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसमें कन्वर्ट हो जाए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाए, तो मेरे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए। ठीक है, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था उसमें से बना एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। तो अब मैं यहाँ ये कन्वर्ट होके इसमें बन गया, कन्वर्ट हो गया इसमें, तो मेरे पास क्या बन गए, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जो एल्डिहाइडिक है यानी CHO ग्रुप है, और इसके थर्ड जो कार्बन है उस पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, PO3 2 नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है, 3 कार्बन वाला मेरे पास कंपाउंड है जिसके अंदर CHO ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। जो इनका स्ट्रक्चर है उसी से ही नाम याद रख सकते हैं या नाम से स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। अब आपके सिलेबस में आई नो स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट याद रखने के लिए, पूरा फ्लो पैटर्न समझने के लिए एक बार अगर इस वे में समझ लिया ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हम रट्टा मारते हैं कि हाँ इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा, बट वो चीज दिमाग में ज्यादा देर रिटेन नहीं रहती। आप ढंग से समझोगे तभी वो ज्यादा देर दिमाग में टिक पाएगी और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाओगे। ठीक है, चलें अब हमारे पास क्या बन गए, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब
अब यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन चलेंगे, एक ग्लिसरेल्डिहाइड पे भी रिएक्शन चल रही है, दूसरे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे भी रिएक्शन चल रही है, तो जो भी आगे आगे कंपाउंड बनेंगे वो दो दो बनेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम का एक्शन हुआ। जब डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगी ना तो NAD पॉजिटिव की डिहाइड्रोजनेशन होगी और 2NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो रिलीज होगा। क्योंकि दो बार रिएक्शन चल रही है तो मैंने यहीं पे हर चीज दो दो लिख दी। तो मतलब अगर यहाँ पे एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात करूं तो एक NAD पॉजिटिव जो है वो NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, इसीलिए हम दो दो लेके चल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे आगे। अब हमारे पास बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब क्या हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो बना उसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट है और थर्ड पोजीशन पे भी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसके अंदर हुई ट्रांसफॉस्फोराइलेशन, जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम थी ट्रांसफॉस्फोराइलेज, उसने करवाई फॉस्फोराइलेशन। यानी कि अब क्या होगा, इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप है ना, यहाँ मेरे पास दो फॉस्फेट ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा। अब ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये क्या करेगी, इसमें से एक फॉस्फेट उठा के ADP को दे देगी। ADP के पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने ADP को दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा, ATP। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो थे, है ना, दो मॉलिक्यूल थे ना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, तो यानी दो फॉस्फेट निकलेंगे और दो ही ATP बनेंगे। अलग अलग पैरेलली ये दो रिएक्शंस चल रही हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या बन गए, दो ATP, ठीक है। अब जब एक फॉस्फेट इससे निकल गया, जो फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट था वो निकल गया, तो मेरे पास सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट रह गया। और जो हमने इसको बिस फॉस्फो बोला था, अब क्योंकि बिस या बाई फॉस्फेट तभी बोलेंगे जब दो फॉस्फेट हैं, अब एक ही फॉस्फेट रह गया तो इसको बिस वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, ये रह गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यानी कि इसके सिर्फ थर्ड कार्बन पे ही फॉस्फेट लगा है, जो फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट था वो निकल गया, इसीलिए इसको क्या बोला, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। चलिए अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी हुई आइसोमराइजेशन, मतलब इसके खुद के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए। जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था वो कहाँ लग गया, सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन से जो फॉस्फेट था वो लग गया है सेकंड कार्बन पे, तो ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन हमारे पास इनोलेस एंजाइम ने एक्ट किया, वाटर रिमूव हुआ। जब यहाँ से OH ग्रुप वाटर रिमूव होना है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में आ जाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कार्बन कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यानी कि कार्बन कार्बन जहां सेकंड और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड आया, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर जो था वो निकला, H2O निकला, तो वहां कार्बन कार्बन में बना डबल बॉन्ड, इसको हमने बोला फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट पर जब पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक्ट करेगी तो ये जो इसका एक फॉस्फेट रहता है ना वो भी ये काइनेज लेके जाएगी और ADP को दे देगी। अब अगेन हमारे पास दो फॉस्फोइनोल पायरुवेट थे, तो यानी ये भी दो थे, तो मतलब दो फॉस्फेट यहाँ पड़े थे, काइनेज एंजाइम ने दोनों फॉस्फेट उठाए और दो ADP को दे दिए, और उन्होंने क्या बना लिए, दो ATP। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गए, दो ATP, ये फॉस्फेट रिमूव हो गए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है पायरुवेट का। तो यानी पायरुवेट अब देखिए 3 कार्बन वाला है, 1 2 एंड 3 कार्बन स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज थे। तो ये पूरा 10 स्टेप पाथवे था जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना, पायरुवेट। पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर थोड़ी बना है, यहाँ पे 3 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड बना है। तो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में हमें क्या मिला, पायरुवेट मिला। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं कि मतलब क्या क्या, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि कितना खर्चा हुआ कितना बेनिफिट हुआ, तो कितने ATP कंज्यूम हुए, कितने बने, टोटल गेन क्या हुआ, वो सब हम देखेंगे। तो बैलेंस शीट में मैं पहले लिखूं कि ATP यूज्ड,
कितने एटीपी इस रिएक्शन में यूज हुए। तो चलिए शुरू से देख लें। ये हमारा स्टार्टिंग थी ग्लाइकोलिसिस की। तो एक एटीपी यहाँ पहले स्टेप पे यूज हुआ, ठीक है, एक यहाँ यूज हुआ और दूसरा एटीपी हमने यहाँ यूज किया। तो 2 एटीपी यूज हुए हैं, जो हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था। कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी यूज हो गए। तो मैं अब बाकी के पूरे रिएक्शन में आप देख लो, कहीं पे भी एटीपी यूज नहीं हुआ है, एटीपी जनरेट ही हुआ है। तो वो भी हम लिखेंगे। पहले यूज कितने हुए? 2। अब एटीपी जनरेटेड या फिर एटीपी फॉर्म्ड, ये हमारे पास चेक करते हैं कितने हैं। तो अब आ जाए एनर्जी एक्सट्रैक्शन, यानी एनर्जी फॉर्म कहाँ हुई है, कहाँ पे एटीपी बने हैं उस फेज में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटीपी यहाँ बने, क्योंकि अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 थे, तो 2 रिएक्शंस अलग अलग चल रही हैं, एक एटीपी इधर से निकल रहा है, एक इधर से। तो कंबाइनिंगली मैंने लिख दिया 2 एटीपी। अब 2 एटीपी यहाँ बने, उसके बाद जो लास्ट स्टेप था 2 एटीपी, उसी तरह पैरेलली रिएक्शंस चल रही हैं, एक एटीपी इधर एक इधर, तो 2 एटीपी यहाँ बने, तो यानी टोटल 4 एटीपी बने। तो यहां मैंने लिख दिया 4 एटीपी। ये तो था डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्टली कितने यूज हुए, कितने गेन हुए, तो क्या मैं लिख सकती हूं डायरेक्ट एटीपी गेन। डायरेक्ट एटीपी गेन कितना होगा? 4 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 2 एटीपीज हमारे पास डायरेक्टली जो थे वो बने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। अब बेटा यहाँ पे हमने बनाया था NADH। ये जो एक NADH है ना, ये भी आगे एटीपीज में कन्वर्ट होता है, बट आगे उसका प्रोसेस होता है कुछ और। तो अभी हम, तो यहाँ अगर लिखना हो कि इनडायरेक्ट वे से कितने एटीपीज बने, तो इनडायरेक्ट एटीपी गेन मैं देखूं तो कहीं पे यूज तो हुए नहीं इनडायरेक्टली। तो हमारे पास 2 NADH बने थे, 2 ही बने थे, 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो 2 NADH बने। एक NADH जो है वो इक्वल है 2.5 एटीपीज के। इट इज इक्वल टू 2.5 ATP। तो यानी कि अगर मेरे पास 2 NADH बने तो 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 ATP मुझे कहां से मिल जाएंगे? इस 2 NADH से। ठीक है, तो अगर नेट गेन देखना है कि पूरा ग्लाइकोलिसिस से कितना गेन हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के, तो क्या मैं लिख सकती हूँ बेटा कि नेट गेन जो है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, वो मेरे पास हो जाएगा 2 ATP यहाँ गेन हुआ और प्लस 5 ATP ये वाले, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7 ATP हमें मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। डायरेक्टली सिर्फ 2 ही मिलते हैं, और अगर इनडायरेक्टली पूछा जाए, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो हमारे पास कितने होंगे? 7 ATP। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कि कहाँ फॉस्फेट लगा, कैसा नाम बना, एंजाइम ने क्या किया, उसका फंक्शन क्या था, पूरी एक एक चीज की डिटेल पढ़ी हमने। बैलेंस शीट भी बना ली, एटीपी हमें पता लग गया कितने जनरेट हुए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पता कैसे आएंगे? अगर डायरेक्ट गेन की बात की जाए तो हमने, चलो यहां हम लिख लेते हैं, हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था, उस एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 ATP बने थे। डायरेक्ट गेन की मैं बात कर रही हूं, ठीक है, 2 ATP गेन। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर आपके पास 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, तो आप उस हिसाब से 2 × 4 कर दोगे। तो क्वेश्चन जो है आपको ये देखना है कि एक ग्लूकोज से डायरेक्टली 2 ATP मिल रहे हैं, और अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को चेंज करके 4 लिख दे, 6 लिख दे, तो आप उसी तरह अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। तो बैलेंस शीट का रोल क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि एक ग्लूकोज से क्या क्या बन रहा है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। एक ग्लूकोज से क्या क्या बना हमारे पास? 2 पायरुवेट बने, क्योंकि 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने थे एक ग्लूकोज से, तो यानी आगे 2 रिएक्शंस चली तो 2 पायरुवेट बने। एक ग्लूकोज से बने 2 पायरुवेट।
हम देखते हैं बच्चों, लेट्स हैव अ रिकैप कि हमने क्या क्या देखा अभी तक। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 5 ग्लूकोज हैं तो कितने पायरुवेट बनेंगे, तो 2 × 5 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज है, उससे 10 स्टेप रिएक्शन है, उससे कितने पायरुवेट बन रहे हैं, कितना एटीपी गेन है। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो उसको हमने उस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपको प्रोसेस को अच्छे से समझना है। बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में आपको बिठाने हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और पेपर में क्वेश्चन भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज हमने समझी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ सकता। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से समझा है प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन करिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।